दौर ऐसा भी आया जब कांग्रेस की राजनीति से आप नाराज़ हो गए थे, कांग्रेस की राजनीति से आप एक प्रकार से दूर जाना चाह रहे थे। पूरी दुर्ग की जनता जानती है, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि उस चुनाव में क्या हुआ था, परिणाम कैसे बदले गए थे। राजन साहब जी, एक ऐसा कहीं नहीं लगता कि कहीं एक स्वार्थ था कि मतलब एक व्यक्ति ने आपकी बात नहीं सुनी और आपने उस पार्टी को छोड़ दिया जिस पार्टी ने आपको बहुत मजबूत स्थान दिया था? दोनों पार्टी से आया था, कांग्रेस और भाजपा से, कि आप चुनाव न लड़े, बीच में छोड़ दे, आपको जो पद या पैसा चाहिए तो मिल जाएगा। राजनीति में अवसरवादिता होती है, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की अवसरवादिता होती है। जब अच्छे दिन चलें तो जुड़ जाओ और जब बुरे दिन चलें तो छोड़ दो। निर्मला सीतारमण ने घोषित किया था 2020 में अप्रैल में, आज 2.5 साल होने जा रहे हैं, उस 20 लाख करोड़ का पैकेज का आज तक पता नहीं है। आपको टिकट मिलती है, अगर विधानसभा से आपको बोला जाता है कहीं से लड़ने के लिए, तो लड़ेंगे या फिर बोलेंगे कि नहीं अभी मेरे लिए संगठन संभालना है? भारत में लगभग 2293 राजनीतिक दल हैं, जिनमें 7 राष्ट्रीय दल हैं और 49 लगभग क्षेत्रीय दल हैं। और इन्हीं राजनीतिक दलों में भारत की जनता को अपना एक लोकतांत्रिक भविष्य तलाशना होता है। सब सरकारें चुनी जाती हैं और वही सरकारें जनता की सेवा करती हैं। और सभी राजनीतिक दलों का एक ध्येय रहता है, एक मकसद रहता है कि अपनी संगठनात्मक शक्ति को लगातार बढ़ाते रहें। और इस संगठनात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रबल रूप से जोड़ा जाना और कार्यकर्ताओं का प्रबल रूप से काम किया जाना, ये बहुत ज़रूरी है। राजेंद्र साहू जी आज मेरे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं। राजेंद्र साहू जी के बारे में आपको थोड़ा सा परिचय बताना चाहूँगा कि दुर्ग जिले से इनकी राजनीति शुरू हुई और पाटन के आज प्रभारी बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी से, दुर्ग ग्रामीण के प्रभारी हैं और कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में महामंत्री का पद भी इनको दिया हुआ है। राजेंद्र जी, 1985 से, जहाँ तक मुझे याद है, 1985 से आपके छात्र जीवन की शुरुआत हुई थी, कैसे हुई थी? साइंस कॉलेज दुर्ग में मैं प्रवेश लिया और प्रवेश लेने के बाद पढ़ने के उद्देश्य से लिया था। गणित का छात्र था, लेकिन स्थिति ऐसी बनी, लोगों के संपर्क में आए और उस समय राजेश यादव जी जिला NSY के अध्यक्ष थे और उनके संपर्क में आने के बाद मैं NSY ज्वाइन किया। छात्र राजनीति में शुरुआत में धीरे धीरे अपने को संलग्न किया। उसमें ऐसा लगा कि यही बहुत कुछ है, हमको राजनीति में, मतलब छात्र राजनीति में ध्यान देना चाहिए। उस समय ऐसा नहीं था कि मैं कांग्रेस पार्टी में कोई पद में रहूँगा। दिमाग में यह था कि लोगों को सहयोग करना है। कॉलेज में जो गांव के लोग, क्योंकि साइंस कॉलेज बहुत बड़ा था उस समय। ये काफ़ी पुरानी बात है, तो उस समय क्या ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस से जुड़ने के पीछे जो मकसद था कि कांग्रेस उस वक्त बहुत मजबूत स्थिति में थी और कांग्रेस के मुकाबले में कोई मजबूत और कोई राजनीतिक दल नहीं था, इसलिए कारण था कांग्रेस की NSY की राजनीति जुड़ने के पीछे? नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय गाँव से भी बहुत लोग साइंस कॉलेज में प्रवेश लेने आते थे और मैं भी ग्रामीण परिवेश से हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जो तकलीफ़ होती है वो गांव के लोगों को भी तकलीफ़ होती होगी और मैंने धीरे धीरे उनको सहयोग करना, प्रवेश दिलाना, प्रैक्टिकल के कार्यों में कोई तकलीफ़ है या कॉलेज में हॉस्टल में कोई तकलीफ़ है तो उनकी पीड़ा को संबंधित पक्ष में रखता था और उनका निदान करने का प्रयास करता था। लगातार ये सफ़र कितना दिन रहा कांग्रेस की राजनीति में? लगातार कई साल आप लोगों ने अपने सेवाएं दी, तो वो ये लगातार जो सफ़र था वो कितने सालों तक चला? उसके बाद कुछ ब्रेक भी आए थे, तो उसके बारे में भी आगे बात करूँगा। NSY में मैं सबसे बाद में जुड़ा, मेरे साथी लोग पहले से जुड़े हुए थे, सुरेश देवांगन, सरोज यादव सहित और लोग थे और जो राजेश यादव के ज़्यादा करीब थे। मैं तो एक सदस्य के रूप में जुड़ा और काम करने लगा और काम करने के बाद स्थिति ये बनी कि मैं NSY के सदस्य से फिर शहर उपाध्यक्ष बना, संयुक्त मंत्री बना जिला का, फिर जिला NSY का महामंत्री भी बना, फिर जिला युवा कांग्रेस में भी महामंत्री बना और माननीय भूपेश बघेल जी जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो मैं भी उनके साथ
जिला युवक कांग्रेस का महामंत्री था। शिक्षा की बात हो तो स्कूल में भी गुरु होते हैं, कॉलेज में भी गुरु होते हैं, और जो राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो वो भी एक राजनीतिक गुरु ज़रूर बनाता है। तो उस वक्त राजनीतिक गुरु कौन हुआ करते थे आप, जिनको आदर्श मानते थे, सोचते थे कि काश मैं भी इनके जैसा एक बड़ा अचीवमेंट ले पाऊँ, या जो बहुत प्रबल वक्ता हैं या उनको बोलते हुए, देखते हुए, सुनते हुए आपको अच्छा लगता था? जब राजेश यादव जी के साथ मैं जुड़ा तो उसके बाद माननीय मोतीलाल जी वोरा उस समय मुख्यमंत्री थे, और हम राजेश यादव के साथ जब वोरा जी आते थे तो हम लोग जाते थे और मिलने। उसके बाद माननीय रविंद्र चौबे जी ने जब गजेंद्र सिंह ठाकुर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो मुझे जिला युवक कांग्रेस में पद दिया, बोले इसको लो, लड़के को काम करेगा। तब तक से मैं कांग्रेस के विचारों को अपने आप में समाहित कर लिया था और कि अब कांग्रेस की राजनीति करनी है। और जिला युवक कांग्रेस का जब मैं बना तो माननीय वासुदेव चंद्राकर से हमारी मुलाकात हुई, मैं उनके घर आना जाना चालू किया। उसके बाद स्थिति ये बनी कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मांग चल रही थी। तो छत्तीसगढ़ राज्य की जब मांग चली तो माननीय चंदूलाल जी चंद्राकर उसको लीड कर रहे थे और अपनी बात संसद में भी रखे वो, और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को, जो कांग्रेस के नेता हैं उनके पास वो रखते थे। मगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो उसको लीड करने का काम माननीय वासुदेव चंद्राकर जी और रायपुर के लोग करते थे। माननीय वासुदेव चंद्राकर जी ने मुझे बुलाया और बोला कि तुमको ये छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के सर्वदलीय मंच में उप सेनापति बनना है जिले का। एक समय दौर ऐसा भी आया जब कांग्रेस की राजनीति से आप नाराज़ हो गए थे, कांग्रेस की राजनीति से आप एक प्रकार से दूर जाना चाह रहे थे। उस समय ये भी वक्त आया था, अभी आपने मोतीलाल वोरा जी का भी नाम लिया, तो मोतीलाल वोरा जी के पुतला दहन के बाद में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच, एक राजनीतिक दल जो ताराचंद साहू जी ने, जो दिवंगत हो चुके हैं, 5 बार के सांसद रहे हैं भाजपा से, उनके साथ उनके क्षेत्रीय दल में जुड़ने की एक कड़ी को शुरू किया था। तो ये नाराज़गी के पीछे कारण क्या हुआ था? अचानक से कांग्रेस इतनी प्यारी थी, अचानक से इतनी दूर क्यों चली गई? मैं वासुदेव चंद्राकर जी के साथ जुड़ा, वही बता रहा था मैं। तो वासुदेव चंद्राकर जी के विचार अच्छे थे, सिद्धांत अच्छे थे, और मैं आज उनको गुरु मानता हूँ। आज भी उनके देहांत होने के बाद वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं। 2008 की बात आप कर रहे हैं कि वोरा जी का पुतला दहन किस परिस्थितियों में हुआ, उसको मैं और मेरे साथी जानते हैं। मैं जहाँ तक जानकारी देना चाहूँगा आप लोगों को कि मैंने किसी पद के लिए आज तक आवेदन नहीं दिया है, न पहले दिया है न आज भी देता हूँ, ये मेरे सब नेता जानते हैं। 2008 में भी मैंने कोई आवेदन प्रत्याशी बनने के लिए नहीं दिया था। नाराज़गी कहाँ से हुई थी? मेरा ये था कि हम लोग यूथ NSY से हैं, यूथ कांग्रेस से हैं, और नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजेंद्र साहू को मिले, किसी को भी मिले। जो लोग अध्यक्ष हैं वो अपना या तो अध्यक्ष पद संभाले, या प्रत्याशी बनने तो अपने अध्यक्ष पद को त्याग के प्रत्याशी बनने हेतु आवेदन करें। और मैंने ये मांग केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व के पास रखा था कि जो लोग पद में हैं, प्रदेश के पद में हो या जिला के पद में हो, उनको प्रत्याशी ना बनाया जाए, और यदि प्रत्याशी बनना चाहते हैं तो अपने पद से इस्तीफा दें और प्रत्याशी बने। ये मेरी मांग थी, मगर उन्होंने सुना नहीं। और किन्होंने नहीं सुना? नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व ने भी, और हमारा यहाँ से केंद्रीय नेतृत्व माननीय वोरा जी थे। तो ये बात तो सोनिया गांधी जी और वहाँ तक भी गई होगी, राहुल गांधी जी तक भी गई होगी, अगर मोतीलाल वोरा जी यहाँ से सारी बातों को दिल्ली तक पहुँचाते थे। देखो, हमारी बातों को वोरा जी ने वहाँ तक पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन हमको ये लगा कि जब तक कोई व्यक्ति सामने नहीं आएगा, यह मांग पूरी नहीं होगी, किसी न किसी को आगे आना होगा। और हमने उनके खिलाफ एक तो जिसमें राजेंद्र साहू जी, एक ऐसा कहीं नहीं लगता कि कहीं एक स्वार्थ था, कि मतलब एक व्यक्ति ने आपकी बात नहीं सुनी और आपने उस पार्टी को छोड़ दिया जिस पार्टी ने आपको बहुत मजबूत स्थान दिया था? बहुत पार्टी नहीं छोड़ा, मैं अपनी बात को रखा था, और उसमें बहुत से लोग साथ थे।
नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो सामने नहीं आए। मंशा सबकी रहती है। मैंने उसके खिलाफ एक आंदोलन किया, समझ लो। कोई भी आंदोलन का तरीका अलग अलग हो सकता है मैं गलत तरीके से किया, अपने बात रखने का तरीका गलत हो, लेकिन अगर वो नहीं करता तो बात भी सामने नहीं आती। मैंने जो बात 2008 में उठाया था उसको कांग्रेस पार्टी ने 2018 में लागू किया, और आज भी लागू है कि जो व्यक्ति एक पद में है, संगठन में है, तो सत्ता में नहीं रहेगा, और सत्ता में है तो संगठन में नहीं रहेगा। और 2018 में भी जितने जिला अध्यक्ष चुनाव लड़ने के इच्छुक थे उनको सबसे इस्तीफा लिया गया, फिर आवेदन कीजिए, तब आवेदन स्वीकार होगा। तो मुझे खुशी है कि मेरी बात, भले मुझे नुकसान हुआ उन 10 सालों में, लेकिन पार्टी ने उस बात को सुना। अच्छा, ताराचंद साहू जी से जुड़ाव कैसे हुआ आपका? ताराचंद साहू जी एक अलग बोलना चाहिए अलग सोच के व्यक्ति थे, जहां उन्होंने भाजपा की राजनीति में लगभग 25 सालों का कैरियर उनका रहा है, सांसद रहे यहां पर, और उसके बाद अचानक से उनका एक पार्टी से मोह भंग हुआ, छत्तीसगढ़ियों के हित की बात करने लग गए, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच बना लिया, और उसी छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच की एक जो लहर थी उस लहर से आप भी जुड़ गए, और आपको भी टिकट मिली यहाँ से दुर्ग से, वहाँ से आपने छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच से चुनाव भी लड़ा मेयर का। जहाँ तक बात है कि ताराचंद जी से कैसे जुड़े, हमने जब ये मांग की तो हमको कांग्रेस पार्टी से निष्कासित होना पड़ा, और कांग्रेस पार्टी से निष्कासित होने के बाद लोकसभा चुनाव आया, तो उस समय ऐसा लगा कि हम जिस राज्य की कल्पना कर रहे थे 2000 में जो राज्य बना है, सब 90-91 से हम लोगों ने आंदोलन किया था कि छत्तीसगढ़ राज्य बनना चाहिए, और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यहाँ के रहवासियों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के सभी वर्गों को और युवाओं को खासकर छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज संपदा का, यहाँ के वनोपज का लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा था। और ताराचंद जी साहू ने एक नया पार्टी का गठन किया था कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के लोगों को उसका न्याय मिलना चाहिए, उसका फसल का दाम मिलना चाहिए, किसानों को, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। इसको लेकर वो नई पार्टी बनाया था। तो हम लोग, हमारी टीम, क्या उनकी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी और जो सोच थी और जो क्रिया थी, वो दोनों में तालमेल बैठ पा रहा था उस पार्टी का या ताराचंद साहू जी का? जहाँ तक ताराचंद जी साहू की बात है, वो भी भारतीय जनता पार्टी में थे, और माननीय वासुदेव चंद्राकर जी भी कांग्रेस पार्टी में थे, और चंदूलाल जी भी थे। चंदूलाल जी ने कांग्रेस में रहते हुए माननीय नरसिम्हा राव जी से भी चर्चा की कि यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य बनना चाहिए, अपनी बात को रखने का साहस दिखाया। माननीय वासुदेव चंद्राकर भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहते हुए छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन को लगातार चलाते रहे। छत्तीसगढ़ राज्य सर्वदलीय मंच बना के माननीय ताराचंद जी साहू पद छोड़ने के बाद, या पद में रहते रहते थोड़े दिन किए कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी हो, या यहाँ के रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। नहीं मिल पाया तो एक नई पार्टी का गठन उन्होंने किया। छोड़ के फिर क्यों आना पड़ा? ताराचंद साहू जी का जो पार्टी है उसको छोड़ने के पीछे कारण क्या था? क्या उनका जो पार्टी उस अस्तित्व को नहीं पा पाई, इस वजह से छोड़ दिए? राजनीतिक एक मंशा थी कि उस पार्टी में रहते हुए आप भी आगे बढ़ जाते और पार्टी आगे बढ़ती, और वो उस स्तर पर नहीं बढ़ पाई, तो कहीं ना कहीं उसको फिर आपको त्यागना पड़ा, ऐसा कुछ? क्या होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 2000 में बना है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन यहाँ आप पूछ रहे तो करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा कैसी थी? जब सरकार 15 साल थी तो यहाँ किसानों को उन्होंने 2100 रुपये समर्थन मूल्य देने की बात की, 300 रुपये बोनस देने की बात की। इस 18 साल में एक भी बार ऐसा नहीं आया कि दोनों चीज़ को उन्होंने पूरा किया हो। ताराचंद जी साहू को लगा होगा कि राज्य बनने के बाद भी वो मांग नहीं हो पा रही है, किसानों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इस राज्य बनाने की मंशा ही वही थी। और उन्होंने पार्टी छोड़ने में बहुत मेरे हिसाब से देर की, क्योंकि पहले कर देना था। और जहाँ तक मुझे ख्याल है 94 में जब संकल्प पारित हुआ था
दिग्विजय सिंह के सरकार में, मध्य प्रदेश सरकार में, तो माननीय ताराचंद जी साहू ने भी दस्तखत किया था, क्योंकि मैं उसका गवाह हूँ, मैं भी उसमें मेरी भी दस्तखत है कि मांग करने वालों में। तो सभी विधायकों को, लगभग 55-60 विधायकों का दस्तखत हुआ था कि छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बननी चाहिए। ताराचंद जी साहू को लगा कि ये जो हम छत्तीसगढ़ का जो सपना देखे हैं वो सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, और बीजेपी की जो सरकार है जिसमें रमन सिंह जी लगातार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने यहाँ के हितों का ख्याल नहीं रखा। आप देखिए कि अभी छत्तीसगढ़ बनने के बाद 18 साल बाद किसान न्याय योजना के तहत किसानों को उसके फसल का दाम मिल रहा है, वनोपज का दाम मिल रहा है, गोबर खरीदी हो रही है, आपके मजदूरों को न्याय मिल रहा है। मेयर चुनाव आप लड़े थे, मेयर चुनाव में आपको बहुत से मत भी मिले थे। एक क्षेत्रीय दल को पहली बार किसी ने बहुत अच्छे से स्वीकारने की कोशिश की थी, क्या हुआ था अंतिम में? 2009 की बात है, हमने छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच की ओर से महापौर का चुनाव लड़ा था। यहाँ दुर्ग की जनता ने भरपूर सहयोग दिया था। चुनाव में ऐसा कहीं नहीं लगा कि मैं जनता से दूर हूँ। जनता ने मुझे बहुत करीब रखा और अपने मत भी दिए। क्या साजिश हो गई थी आपके साथ? पूरी दुर्ग की जनता जानती है, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि उस चुनाव में क्या हुआ था, परिणाम कैसे बदले गए थे। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में थी और उन्होंने कैसे क्या किया था यहाँ की जनता जानती है। मैं तो ये वहाँ से रिजल्ट घोषित होने के बाद आ गया था, लेकिन दुर्ग की जनता जानती है, जो बाहर की जनता जान नहीं पाई उसको बताइए जरा जनता को कि क्या हुआ था। जब मैं चुनाव परिणाम आने के बाद घर आया 3-3:30 बजे रात को, और सवेरे जब सो के उठा तो हमारे घर के बाहर पूरा जनता का हुजूम था कि आपको चुनाव हराया गया है। और उन्होंने ही एक बोले कि एक पत्रकार वार्ता लो, और हम भले हार गए लेकिन एक आभार रैली निकालेंगे। और उस आभार रैली में बेपनाह प्यार यहाँ की जनता का मिला, और उन्होंने बता दिया कि यहाँ राजेंद्र साहू चुनाव नहीं हारे हैं, राजेंद्र चुनाव जीता है। मतलब उस चुनाव में लगभग 6900 वोट, 6900 वोट अवैध मत पाए गए थे, और उसमें अधिकांश मत जो थे मेरे पक्ष के थे। मुझे जो वोट दिया गया था उसमें फिर कैसे हेरा फेरी किए होंगे वही लोग जाने। और मैं मात्र मतलब ये मानना है कि मत पत्रों में हेर फेर होती है। अभी जैसे भूपेश बघेल जी कहते हैं कि ईवीएम से नहीं कराएंगे कोई चुनाव, और बहुत सारे चुनाव अभी भी मत पत्रों से हो रहे हैं। तो ये मानना है कि ईवीएम में तो आप लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन मत पत्रों में भी हेर फेर की जा सकती है। मत पत्रों में हेर फेर किए कि गणना में किए वो तो बीजेपी वाले लोग ही जानते हैं, यहाँ की सरकार जानती है। चुनाव की गिनती 7 बजे शाम को पूरी हो चुकी थी, और ये परिणाम लगभग रात को 1:30 बजे से 2 बजे के बीच की है। इससे समझ में आता है कि परिणाम को क्यों रोका गया था। जो कोर्ट केस किया था आपने शिव कुमार तमेर जी को लेकर, उनकी एक ओबीसी वाले मैटर को लेकर, उसमें कोर्ट का फैसला जैसे था, जो भी आपने तथ्य दिए थे और जो भी आपने प्रामाणिकता दी थी अपनी जीत की, तो उसमें फिर निर्णय आपके फेवर में क्यों नहीं आ पाया? हमको पूरी उम्मीद थी न्याय प्रक्रिया पे, लेकिन न्यायालय ने उसको इतना विलंब किया, और विलंब करने के बाद यहाँ दुर्ग का जो कोर्ट है, न्यायालय है, उसने उस पर निर्णय नहीं मतलब हमारे पक्ष में नहीं दिया। हमने कहा था कि इसकी पुनर्मतगणना होनी चाहिए, मत पेटी खुलवाया जाए और फिर से गणना की जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मैं मात्र 436 वोटों से मुझे साजिश के तहत हराया गया था, और हमारा मानना है कि लगभग हम लोग उस समय चुनाव जीत गए थे।
छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच से अलग होने के बाद में क्या क्या फिर जो एक गतिविधि है या बोलना चाहिए कि आपका जो एक दिनचर्या थी या जो आपके सोच थी वो क्या थी, कैसे चलता था, क्या सोचते थे कि क्या वापस कांग्रेस में जाया जाए या फिर कोई बीजेपी का कोई नेता है मुझे ऑफ़र कर दे मैं उनके साथ बीजेपी की पार्टी ज्वाइन कर लूँ, इस तरह का कोई मन में सोच आता था कि कभी बीजेपी से जुड़ जाना है, कभी कांग्रेस से जुड़ जाना है, कोई हमें ऑफ़र दे दे या कोई बुला ले? उसके बाद तो ये हो गया था कि अब हम लोग अपने मस्त थे, काम कर रहे थे और छत्तीसगढ़ की जनता या दुर्ग की जनता लगातार हमको प्रेम और स्नेह दिया। 2013 में मैं चुनाव लड़ा विधानसभा का, मगर विधानसभा का चुनाव और महापौर का चुनाव में बहुत फ़र्क होता है। ज़्यादा वोट तो नहीं पा पाया लेकिन चुनाव अच्छा लड़ा और लोगों का साथ भी मिला। हमको तो ऑफर कई जगह से आते थे लेकिन हम अपने जगह इस कहाँ से आते थे ऑफ़र? बीजेपी की ओर से आते थे ऑफ़र? सभी जगह से, कांग्रेस से भी आया, बीजेपी से भी आया। क्या कहते थे बीजेपी वाले, क्या कहते थे कि हमारी पार्टी में आ जाओ, या कांग्रेस वाले क्या कहते थे? जो कोई एक नाम अगर बता पाएँ जो बुलाते थे आपको कि आ जाओ हमारी पार्टी से जुड़ जाओ। नहीं, नाम लेना तो किसी का उचित नहीं है क्योंकि नेताओं का नाम लोगे तो उनको। जब मैं 2013 का चुनाव लड़ रहा था विधानसभा तो सितंबर महीने में हमारे पार्टी की ओर से, स्वाभिमान मंच की ओर से मेरा नाम दुर्ग शहर के लिए प्रस्तावित हो गया था। मैं चुनाव की तैयारी कर लिया था लेकिन उसी बीच कांग्रेस पार्टी से भी ऑफर आया कि आपको चुनाव कांग्रेस से लड़ना है, आप भी फॉर्म लीजिए और चुनाव लड़िए। अभी बोलूँगा तो कोई मानेंगे नहीं। और उसके बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी ऑफर आया था कि आपको चुनाव, अगर आप इच्छुक हो तो भारतीय जनता पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हो। तो उस वक्त क्यों ऐसा, क्यों नाराज़गी क्यों हुई थी? आज तो कांग्रेस में उस वक्त भी कांग्रेस की टिकट ले सकते थे आप, बैठ सकते थे, मतलब दूसरी पार्टी को छोड़ते हुए वहाँ से लड़ सकते थे आप। हमारा जो गुरु वासुदेव चंद्राकर जी थे और हमारे पिताजी थे स्वर्गीय द्वारका प्रसाद साहू जी, ये हमको दो लोगों ने सिखा के गए हैं कि सिद्धांत से कभी आगे पीछे नहीं होना, अपने बात पे आपको कायम रहना है ताकि आपकी इज्जत बनी रहे। पद और पैसा आते जाते रहता है और मैं आके सिर्फ अपने घर में बताता था कि मुझे आज कांग्रेस से ऑफर हुआ है, आज बीजेपी से ऑफर हुआ है, और अपने दोस्तों के बीच दूसरे दिन चर्चा करता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके भी बता सकते थे, आप तो स्वतंत्र आदमी हैं, बता सकते थे कि मुझे बुला रहे हैं लोग, मैं जा नहीं रहा हूँ। क्या होता है भैया कि राजनीति में बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। अगर उस समय हम बोलते तो ये लोग कटाक्ष करते और नुकसान होने की संभावना है। उन्होंने ऑफर दिया, उनकी बातों को हमने सुन लिया और उनकी बारे में भी बोलना, तो ये लगता है कि भाई ये अपना प्रचार कर रहे हैं। क्या किसी राजनीतिक दल ने ये भी ऑफर दिया था कि आप चुनाव में बैठ जाइए, आपको जो पैसा लगता है या जो भी पद चाहिए हम दे देंगे, आप बैठ जाइए, बस चुनाव मत लड़िए? ये भी ऑफर आया था। किसकी ओर से? दोनों पार्टी से आया था, कांग्रेस और भाजपा से, कि आप चुनाव न लड़े, बीच में छोड़ दे, आपको जो पद या पैसा चाहिए तो मिल जाएगा। लेकिन हम हॉर्स ट्रेडिंग की परंपरा जो है वो कांग्रेस में भी है, जैसे अभी कांग्रेस में बोलते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग बीजेपी करवा रही है, मतलब ये भी था उस वक्त, ये एक दबी से स्वर में निकल गया बात कि हॉर्स ट्रेडिंग उस वक्त भी चलती थी कांग्रेस में, एक परिपाटी थी कि पैसा दो और बैठा दो, पद का लालच दे दो बैठा दो। कांग्रेस में तो हमको जो ऑफर था वो पद का था कि आप बैठ जाइए, आप कांग्रेसी हो। उनको भावना अलग थी कि आप कांग्रेसी हो, पहले कांग्रेस में रहे हो, आप आइए, आपको सम्मान मिलेगा। बीजेपी वाले के तरफ से तो खुला ऑफर था कि आपको जो चाहिए मिलेगा, लेकिन हम उस समय भी बोले कि हमको किसी से कुछ बीजेपी वाले पैसे का ऑफर किए थे? क्या पैसे का ऑफर किए थे? अब वो बोलना बेकार है। जो पैसे का ऑफर किया था वो भी जान रहे क्या ऑफर किए थे, और अच्छा ऑफर था लेकिन मेरे लिए ठीक नहीं था। मैं जिसके साथ रहता हूँ उसके साथ रहता हूँ। स्वाभिमान मंच हमने तय किया, हमारे साथियों ने तय किया कि इस चुनाव में हम हारे या जीते, हमको स्वाभिमान मंच से ही लड़ना है। अगर हारना ही तय है तो क्यों ना सम्मान के साथ हारे, जिस पार्टी में है उसी पार्टी में रह के हारे। बीजेपी कांग्रेस में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीजेपी
वाले अभी बुलाएंगे या कांग्रेस वाले अभी? पार्टी में स्वाभिमान कहाँ, मतलब रहा कहाँ? मतलब ये है कि आप छोड़ दिए फिर पार्टी को अकेला दो राह पे, मतलब जैसे ताराचंद साहू जी के जाने के बाद भी संभाली जा सकती थी पार्टी, दीपक साहू तो चला ही रहे थे, तो उस वक्त भी जुड़े रहना था आपको? हमको ये आभास हो गया था कि स्वाभिमान मंच के अधिकांश साथी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने की संभावना है, यह मुझे आभास हो गया था। और मैंने प्रेस के माध्यम से इस बात को कहा भी था कि हमारे साथी भाजपा में जा सकते हैं। और मेरा विचार शुरू से गांधीवादी परंपरा में रही है और कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से जुड़ा हुआ था, तो मैं सोचा कि भारतीय जनता पार्टी में अगर ये लोग जाएंगे तो उससे पहले ही मैं पार्टी छोड़ देता हूँ। अच्छा, उस वक्त वासुदेव जी थे आपके, जो एक प्रकार से गुरु कहना चाहिए था। अभी वर्तमान परिस्थिति में अगर गुरु बोले तो वर्तमान परिस्थिति में गुरु क्या बदले हैं या वही हैं गुरु? जो गुरु का जो सर्वोच्च स्थान है वासुदेव जी हैं या कुछ नए गुरु भी आए हैं? हमारे गुरु तो आदरणीय स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर जी थे, है और रहेंगे। वर्तमान में हम माननीय भूपेश बघेल जी के साथ चलते हैं और उनका जैसा वो रहता है कि किस दिशा में हमको आगे बढ़ना है, पार्टी के लिए कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं। जब आपको ये भी मानते हैं लोग, समाज में ये भी चर्चाओं में आता है कि आप भूपेश बघेल जी के बहुत खास व्यक्तियों में से हैं, कुछ रत्न कहे जाते हैं, उनमें से आप भी बैठते हैं अगल बगल और उनके साथ में बहुत कोर लेवल की चर्चा भी होती है। आपको पद भी दिया है और जिम्मेदारियां भी भूपेश जी ने दी हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि मैं कुछ आगे कुछ बड़ा करूं, कुछ बड़े पदों की लालसा कुछ मन में हो जिसको मांगूं, जो आप नहीं मांगते आए कह रहे हैं, तो कुछ ऐसे आवेदन दूं जिन पर विचार हो, आप आगे सक्रिय राजनीति में पदों पर रहकर राजनीति कर पाएं? काम करना है तो उसके लिए कोई पद की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी 2016 में फिर से जब कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया तो मैं कोई पद में नहीं था और मुझे विधानसभा और महापौर का चुनाव लड़ने के बाद भी जब वापस कांग्रेस में आया तो मुझे दक्षिण ब्लॉक में 2 बूथ की प्रभारी दी गई थी। जब 2 बूथ की प्रभारी बनाया गया तो मैं उसमें काम किया अपना, क्योंकि मैं फिर से पार्टी ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि मेरे को फिर से मेहनत करनी है। मैं सोचता कि मैंने तो विधानसभा चुनाव लड़ा है या मैं महापौर जीता जुताया था, तो मुझे 2 बूथ की प्रभार दी जा रही है 240 बूथ में, तो वो सोच छोटी हो जाती है। कोई इच्छा है, जैसे कि विधानसभा का एक अनुभव है, महापौर का एक अनुभव है, तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि कोई आने वाला भविष्य ऐसा हो कि दुर्ग शहर के विधायक आप कहलाएं या फिर दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने जाएं और दिल्ली की राजनीति करें? इस तरह से कोई एक मंशा है जिसको बोल ना पाएँ और मन में कोई बात हो? मैं बताया ना कि 2 बूथ की भी जवाबदारी मिली। आज मैं काम करते गया, पार्टी मुझे संयुक्त महामंत्री बनाया, पाटन विधानसभा का प्रभारी बनाया, पाटन विधानसभा का प्रभारी अभी तक हूँ। 2 बूथ के बाद मैं एक विधानसभा का प्रभारी बना, उसके बाद फिर मैं अभी पूरा रायपुर जिला ग्रामीण जिसमें लगभग 4 विधानसभा आते हैं उसका मैं प्रभारी हूँ। देखिए 100 में 100 तो कोई नहीं होता, चाहे किसी भी शख्सियत की बात करें, किसी राजनीतिक दल की बात करें, आपकी बात करें, मेरी बात करें, 100 में 100 नंबर तो किसी को नहीं मिलते। ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की राजनीति चल रही है उसमें कोई विचलित करने वाला व्यक्ति है, कोई उसको दुष्प्रभाव डालने वाला व्यक्ति है, कोई ऐसा है जो पार्टी को नुकसान पहुँचा रहा है, जिसको आपको बोलने और बताने की आवश्यकता है और लगातार आप बता भी रहे होंगे तो लेकिन उस पर ना आला कमान सुन रहे हैं, ना आपके मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं। मैं फिर से वही आ रहा हूँ कि पद जो है पार्टी जो देते जाएगी, हमको काम करना है। अभी पहले और अब की राजनीति में बहुत फ़र्क है। जो नए युवा जो साथी है, चाहे किसी भी पार्टी में अपना जब नया पार्टी ज्वाइन करता है तो उसको लगता है कि मैं उच्च पदों पे तत्काल समाहित हो जाऊं या बैठ जाऊं, लेकिन वो संभव नहीं है। शॉर्टकट राजनीति बहुत दिनों तक नहीं चलती है। कौन कर रहा है शॉर्टकट राजनीति? कोई एक नाम बता पाएं? जैसे कि ऐसे तो बहुत सारी चर्चाएं होती हैं कि कांग्रेस पार्टी में एकजुटता है, लोग बोलते हैं, कांग्रेस के हर नेता बोलता है कि कांग्रेस पार्टी में एकजुटता है। कहीं कहीं चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहता है, कहते हैं कि ये मंत्री नाराज है, ये नेता का काम नहीं हो रहा है, वो नेता जाते हैं तो उनसे मिलते नहीं हैं। तो इस तरह से जो बातें आती हैं ये आखिरकार छन के आती हैं।
कैसे न कैसे आती हैं। तो कुछ ऐसा लगता है, आप एक पार्टी के सिपाही हैं तो आप पार्टी को मजबूत सलाह देना भी आपका कर्तव्य है, तो ऐसा कुछ लगता है मन पे कोई बात है जिसमें सुधार लाने की आवश्यकता है? मैंने कहा सभी पार्टियों में जो नया युवा है वो 60 कांग्रेस की बताइए ना, कांग्रेस कांग्रेस में ऐसा कैसे बताऊं किसी के नाम। मैं तो सभी युवा, हर कोई चाहता है, ये मोबाइल का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, तो राजनीति को भी वैसे ही लेते हैं। फेसबुक व्हाट्सएप में अगर कुछ डाल दिए तो वो ऐसा नहीं होता। जब आपको जमीन, मुख्यमंत्री जी को सलाह देते हैं कि साहब ये जो आप योजना बना रहे हैं या इस तरह से जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उनमें ऐसी ऐसी समीक्षा भी है, इसको थोड़ा आपके अनुसार नहीं, इसको इस तरह से मेरे सुझाव के अनुसार अगर चेंज कर दें, तो इस तरह का कोई सुझाव आपसे मांगा जाता है? मांगते तो होंगे, आप देते हैं कि आपने इसको होके कि नहीं सर ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, मेरे को इसको थोड़ा सा चेंज आउट कर लीजिए? सबसे पहली बात तो ये है कि भूपेश बघेल जी जमीन के नेता हैं। वो किसान की, मजदूर की, युवाओं की, महिलाओं की, गौ पालकों की और पेयजल से संबंधित, चाहे निस्तारी की जल की बात करें, सभी को वो अच्छी तरीके से समझते हैं। उनको हमको सलाह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद ही पद यात्रा किए हैं आने को, तो उनको सलाह देने की बात नहीं होती। वो हमको बताते हैं कि इसको ऐसा करने से ऐसा होगा। और रही बात प्रदेश में जो योजनाएं चल रही है, कोई भी योजना एक दिन में सफल नहीं होता, उसके लिए ये कह सकते हैं जैसे कांग्रेस के जो भी नेता बात करते हैं वो ये कहते हैं कि सर्वमान्य चेहरा हैं भूपेश जी। आपको क्या लगता है कि भूपेश जी के अलावा कोई और चेहरा भी है जिसको सीएम कैंडिडेट आगे जाके प्रोजेक्ट किया जा सके, उनमें वो क्षमता है? अभी तो कोई विकल्प नहीं दिखता। इसलिए विकल्प नहीं दिखता कि छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति जानती है कि भूपेश बघेल जी है तो वो समृद्ध हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जो अन्य प्रदेशों में, चाहे रोजगार के मामले में हो, चाहे आर्थिक स्थिति के बारे में हो, सभी जगह वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है। जैसे कि बीजेपी वाले अक्सर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि जो कांग्रेस की सियासत आई उसमें सरकार जो आई वो लगातार कर्जों में चल रही है, तो कर्जों का जो ये आंकड़ा है, ये फिगर है, इनके पास पहुंचता कैसे है? आप लोग उसको कैसे नहीं जवाब दे पाते कि कहाँ से कर्जा है, बताइए कौन से बैंक का कर्जा है, हमारा खाता कहाँ रखा हुआ है? इनको इस टाइप से प्रॉम्प्ट जवाब देने का एक पहल प्रयास ये आप लोगों की ओर से मेरे ख्याल से बयानों में बात होती है, लेकिन ऑथेंटिसिटी में कुछ बताते नहीं हैं। क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ को सच साबित करने का हमेशा प्रयास करती है। मोदी जी 600 करोड़ जनता ने मुझे वोट दिया, इसको नहीं बताएंगे, लेकिन राहुल गांधी एक छोटा सा वो कर दिए, पेट्रोल का लीटर, डीजल का लीटर, तेल का लीटर, बोलते बोलते आटे को भी लीटर में बोल डाले, तो उसको छोटी सी बात को बहुत आगे तक बताते हैं। रमन सिंह जी ने तो श्रद्धांजलि तब तक दे डाला था प्रधानमंत्री जी को, तो वो नहीं दिखाएंगे। वैसे ही यहाँ कर्ज है मान लो, जितना भी है वो अन्य प्रदेशों में नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में भी कर्ज है, और कर्ज लेने के बाद भी वहाँ के किसानों को उसने क्या लाभ दिया है, ये एक सवाल है। मैं 2 मिनट दीजिएगा। मान लो योगी जी है, या गुजरात के मुख्यमंत्री जी हैं, या आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, ये लोगों ने भी कर्जा लिया, उस कर्जे का लाभ वहाँ की जनता को मिला कि नहीं मिला? किसानों को लाभ मिला कि नहीं मिला? मजदूरों को लाभ मिला कि नहीं मिला? गौ पालकों को लाभ मिला कि नहीं मिला? महिला समूह को लाभ मिला कि नहीं मिला? ये बीजेपी नहीं बताती। राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो केंद्र की सरकार भी कर्ज ले रही है, और कर्ज लेने के बाद किसको लाभ दे रही है? कोरोना काल में भी हमारे लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाया। 20 लाख करोड़ का पैकेज माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमन ने घोषित किया था 2020 में अप्रैल में। आज 2.5 साल होने जा रहे हैं। उस 20 लाख करोड़ का पैकेज का आज तक पता नहीं है, ये पैसा गया कहाँ? और एक तरफ अडानी और अंबानी है। अब अडानी तो विश्व के 3रे नंबर पे चले गए हैं पैसे का। ये क्यों कहते हैं आप लोग? जैसे उद्योगपति अगर इस देश का ही बढ़ रहा है, और उद्योगपति जाहिर सी बात है जब उद्योग बढ़ेगा आपके प्रदेश की भी नीति है,
उद्योगों का विकास के लिए अभी यहाँ भी उनको ज़मीनें हो गया था, बीच में विरोध हुआ है वहाँ पर। तो उद्योगों के बढ़ावे को लेकर एक अडानी और अंबानी की कितनी बड़ी फर्म है, अडानी की अगर बहुत बड़ी फर्म है, वहाँ लाखों करोड़ों रुपये अगर रोजगार करते हैं। अगर चलिए मान लेते हैं, फर्ज करिए कि 2 कंपनियाँ 3 कंपनियाँ टाटा, अडानी, अंबानी ये सब कह देते हैं कि हमें इंडिया में कारोबार ही नहीं करना है, हम किसी अन्य देश जा रहे हैं, तो ये जो बेरोजगारी का स्तर जो है धड़ाम से नीचे आके गिरेगा, उसको संभालेगा कैसे आदमी कोई? जहाँ तक अडानी अंबानी की बात है, आप ये बता दीजिए कि उनके काम करने के बाद या बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद कितने लोगों को रोजगार मिला, प्रतिशत में आंकड़े बताइए। उस समय बेरोजगारी दर क्या थी 2014 के पहले, और आज कितनी है? भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ बेरोजगारी दर क्या है, और जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ क्या है? रही बात कर्ज की, 10 लाख करोड़ 15 लाख करोड़ 2 लोगों को या 5 लोगों का माफ़ करोगे, और वही आप किसानों का माफ़ करोगे। व्यापार एक सर्कल है। हम कब बोले कि वो विदेश में जाके रोजगार करें ना, पूरी ईमानदारी से करें। देश का जो पैसा है देश में रहे, आप कर्ज ले रहे हैं और उसको जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो किस स्तर पे आप व्यापार कर रहे हैं? अगर किसान कर्ज ना दे तो सरकार उस पर कुर्की करती, ज़मीन छीन लेती, और इनको कर्जा माफ़ कर रही है। तो अभी आपको बीजेपी गवर्नमेंट में कहा था कि हम किसानों की आय दोगुना करेंगे। कितने किसानों की आय दोगुनी किया? कितने किसानों को लाभ मिला उसका, देश के आर्थिक नीति का? देश की आर्थिक नीति का लाभ 15 लोगों को मिल रहा है, उनकी आय 2 गुना नहीं, लाखों गुना बढ़ गई। कर्ज और बेरोजगारी पर अगर बात करेंगे तो कर्ज तो कार्यकर्ताओं का एक पार्टी पे भी रहता है। तो ऐसे क्या कारण हुए कि कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेता पार्टी को छोड़कर चले गए, गुलाम नबी आज़ाद जैसे बड़े नेता पार्टी को छोड़कर चले गए, सुष्मिता देव जैसी एक प्रबल नेत्री जो हैं वो पार्टी को छोड़कर चली गई, और भी कई नाम हैं जो लगातार पार्टी की जो आला कमान की नीतियां हैं उनसे आहत हैं। वो कहते हैं कि उन नीतियों के आगे हमारी कोई मंशा ही नहीं चल पा रही है। अब चाटुकारिता का दौर चल रहा है, और जो चाटुकारिता कर पाता है वही पार्टी में जी पाता है। तो ये जो स्थितियां हैं ये बन रही हैं, तो आपको लगता नहीं है कि ये कांग्रेस डाउनफॉल में चल रही? भले अभी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी एक प्रकार से कन्याकुमारी से, तो उसको देखते हुए इन सब चीज़ों का जवाब क्या हो सकता है? कोई भी वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोलते क्यों जा रहे हैं, उसके तय पे जाना है। जब पार्टी एक बार ऐसा था कि कांग्रेस के नाम से वोट मिलता था, तो ये लोग कई बार सांसद बने, कई बार राज्यसभा सदस्य बने, केंद्रीय मंत्री रहे। आज कांग्रेस का जो समय है एक ऐसा रहता है, कभी कभी आदमी के दिन खराब चलते हैं, तो अभी समय दौर ठीक नहीं चल रहा है। राजनीति में अवसरवादिता होती है, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की अवसरवादिता होती है। जब अच्छे दिन चलें तो जुड़ जाओ, और जब बुरे दिन चलें तो छोड़ दो। ये तो जो लोग छोड़ के गए हैं उनके लिए यही कहना पड़ेगा, क्योंकि अभी दौर जो है कांग्रेस का वो कठिन और मुश्किलों का दौर चल रहा है। इस समय हमको कांग्रेस का कटिबद्ध होकर साथ देना। कारण क्या है? जो दौर आपने खुद कहा कि बुरा दौर चल रहा है, उसका कारण क्या है? बुरा नहीं कहा मैं, कठिन दौर चल रहा है। बुरा तो समय होता है, लेकिन दौर मुश्किल और कठिन भरा रहता है। और जो दौर चल रहा है इसमें हमको सबको संघर्ष करना है। आप आज़ादी के पहले की बात करें तो उस समय भी कांग्रेस कठिन और मुश्किलों और संघर्ष भरे दिनों में चल रहा था, तो उसकी लड़ाई लड़े, और आज हम लोगों ने देश के विकास में बहुत से आयाम लिखे, बहुत से प्रधानमंत्री बने पार्टी के। समय अभी उचित नहीं है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा भी उसी की शुरुआत है। जब राहुल गांधी जी जब लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को सुनेंगे, समझेंगे कि देश में जो परिस्थिति चल रही है और अब उससे हम कैसे निपटारा करें। देश में आज जो भारत को तोड़ने का, भारत देश में धर्म और राजनीति, धर्म और जाति के नाम पर जो राजनीति चल रही है, उससे कैसे हम छुटकारा पाएँ, और बेरोजगारों के लिए, हमारे महिलाओं के लिए जो महंगाई जो लगातार बढ़ रही है उसके हमको कैसे निजात मिले। ये जैसे प्रदेश की राजनीति में फिर आ जाता हूँ, तो आपके पास भी ऐसे कुछ लोग आते हैं कि साहब मेरा ट्रांसफ़र करवाना है या मेरा ये करवाना है, सीएम साहब से चर्चा कर दीजिए, तो इस तरह से लोग आते होंगे, जाहिर सी बात है आपके पास में वो बताएंगे। और आप भी क्या सीएम साहब के पास ये सब चर्चाएँ रखते हैं क्या कि इनका तबादला यहाँ से वहाँ करवाना है या कुछ करवाना है, ऐसा कुछ बात? रही बात सीएम साहब के करीबी रहे
माननीय भूपेश बघेल जी के, चाहे किसी मंत्री के करीबी रहे। यहाँ प्रदेश के सभी कार्यकर्ता उनके करीबी हैं, जिनका उचित रहता है मांग, जिनका काम उचित रहता है उनको सहयोग किया जाता है। और रही बात किसी को सरकारी नौकरी तो आप दे नहीं सकते। रही बात हम लोग इसलिए नहीं लेके जाते कि हम लोग अगर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की बात करेंगे तो संगठन का काम और प्रदेश का विकास कैसे करेंगे। जो प्रक्रिया है, जो उसका आवेदन देने की प्रक्रिया है या परीक्षा देने की प्रक्रिया है, उसके तहत ये सब होता है। आप संगठन में हैं, कुछ और एक सवाल लूँगा, एक दो सवाल ही लूँगा। आप संगठन में हैं, संगठन में दायित्व होता है कि आगे जो अभी स्थितियां बन रही हैं, चुनाव की, विधानसभा के चुनाव की स्थितियां बन रही हैं, उसमें सही सलाह अपने पार्टी आलाकमान को देना। क्या लगता है आपको कि जो वर्तमान में अभी विधायक हैं वो आगे जीतने की कंडीशन में हैं? क्या लगता है उनमें फेरबदल करने की आवश्यकता है? क्या लगता है कि कोई नया चेहरा लाने की आवश्यकता है? क्या लगता है भाजपा जिस हिसाब से रणनीतियां बनाए उस रणनीतियों के हिसाब से नए कैंडिडेट या फिर कैंडिडेट के सीटों में बदलाव की आवश्यकता है? इन सभी सवालों के जवाब। रही बात कांग्रेस के विधायकों को फेरबदल करना है कि नहीं करना है, ये हम लोग निर्णय नहीं लेते। आपका अभिमत क्या है हमारा संगठन के कार्यकर्ता या संगठन के एक दायित्वकर्ता के तौर पे? जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो इसमें बैठकें होती है और सतत बैठकें होती है और उस बैठक में निर्णय लिया जाता है कि कौन सक्रिय रूप से है, किनके विधानसभा में हमको क्या और तैयारी करनी है। बदलने की बात तो ऊपर होती है, चाहे प्रदेश संगठन हो चाहे राष्ट्रीय संगठन हो, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच से जो नाम आता है उसको अंतिम रूप दिया जाता है कि भाई आप यहाँ से ये कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लायक है, वो विधायक है कि नहीं है, उससे मतलब नहीं होता। कि क्या ऐसा लगता है कि अभी भी जैसे टिकट के जो अधिकारी हैं और जो अभी सत्ता में बैठे हैं वो लोगों की टिकट कट गई तो वो लोग भी ऐसे विरोधाभास करने लग गए, वो भी बोलने लगे कि कांग्रेस में हमारी सुनी नहीं जाती, हम छोड़ के जा रहे हैं। उन स्थितियों में जवाब और उन स्थितियों का विकल्प जो रणनीति है वो क्या हो सकती है? चुनाव आएगा तो उस समय उसकी रणनीति बनेगी। अभी तो फिलहाल ये है कि सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारी अपने प्रभार जिला में और जिला के जो अध्यक्ष हैं उनके पदाधिकारी हैं वो अपने जिला में सक्रिय हैं। और रही बात इस समय कि कांग्रेस पार्टी ने इतना काम किया है इस 4 सालों में कि प्रदेश का हर नागरिक जानता है कि। अंतिम 2 सवाल ले रहा हूँ। आपको टिकट मिलती है, अगर विधानसभा से आपको बोला जाता है कहीं से लड़ने के लिए, तो लड़ेंगे या फिर बोलेंगे कि नहीं अभी मेरे लिए संगठन संभालना है? हम तो हमेशा बोलते हैं कि हमको संगठन का दायित्व तो ज़्यादा अच्छे से करने को पड़ता है। और मतलब नहीं लड़ेंगे मिलने के बाद भी? नहीं, मिलने के बाद लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो तो पार्टी का आदेश जो रहेगा वो सर्वोपरि है। हमने आवेदन ही नहीं किया तो उस पर विचार कैसे होगा। मैं आवेदन नहीं करता, बताया कि पार्टी आदेश करेगी उसके बाद उस पर विचार करेंगे। लेकिन संगठन में रह के काम करना बिल्कुल आनंद आता है, उसका एक अलग महत्व है। संगठन सर्वोपरि है हर जगह। एक अंतिम सवाल है, छत्तीसगढ़ में जो जनता की स्थिति है उसको और आगे बेहतर करने के लिए आपके अपने खुद के मनोविचार क्या कहते हैं? क्योंकि जो स्थितियां हैं आज कई जगहों पे जनता कुछ पॉलिसीज से कांग्रेस की खुश भी है, कुछ जगहों पे नाराज़ भी है, कुछ जगहों पे जो उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जैसे अभी बेरोज़गारी भत्ता के लिए बीजेपी वालों ने आंदोलन किया था, जो कर्मचारी थे वो हड़ताल पे बैठे थे, आखिरकार उनको वापस उठना पड़ा और कुछ बातें हुई हैं सरकार से। तो आपको क्या लगता है, कुछ वर्ग नाराज़ भी है, तो आगे की जो परिस्थिति रहे कांग्रेस की राजनीति या सत्ता की वो क्या रहे? ये बताइए कि केंद्र की सरकार जो मोदी सरकार बनी है 2014 में जितने भी वादे किए थे 15 लाख खाते में देने की, 2 करोड़ प्रति वर्ष। बीजेपी के जो नेता हैं उनसे लूँगा मैं ये जो सवाल। मैं वहीं आ रहा हूँ। 2 करोड़ रोजगार देने की बात किए थे, किसानों को आय दोगुनी करने की बात किए थे, वो तो एक भी नहीं किया। फिर भी 2019 में सत्ता में आया। मैं ये नहीं कहता कि हम लोगों ने मांग पूरा नहीं किया, हम लोगों ने 36 में से 26-27 जो मांग है उसको पूरा किया है। उसके अलावा और भी नए योजनाएं लागू की है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बोल दो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद स्कूल की बात करें, चाहे आपकी
किसानों की आय की बात करें, हर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, काम कर रही है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो बहुत सारी बातें जो सामने आती है उसको तत्काल या आने वाले समय में उसका निराकरण किया जाता है। जैसे पहले 7 वनोपज खरीदी कर रहे थे, लेकिन आज 63 वनोपज की खरीदी हो रही थी। पहले खाली हमने धान खरीदी की बात की थी। धान खरीदी के साथ साथ कोदो, कुटकी, गन्ना, दलहन, तिलहन सब की खरीदी छत्तीसगढ़ कुछ सरकार। ऐसा जो ये तो खैर योजनाओं में आपके प्रारूप मिल जाता है, सब कुछ प्रिंट आउट में मिल जाता है। आगे कुछ ऐसा जो आप चाहते हो मन से, जो नहीं हुआ है? हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक आईटी सेक्टर का निर्माण हो। जैसे बड़े शहरों में रहता है, उसके लिए रायपुर, जो नया रायपुर है, उसमें उनको स्थान मिले, और उसके लिए भी हम चर्चा करेंगे। आईटी सेक्टर का अगर निर्माण होता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, होना नहीं होना अलग चीज़ है। और किसान जो वापस शहर से गांव की ओर लौट के खेती कर रहे हैं, उनके लिए ग्रामीण जो रोज़गार है उसको बहुत मजबूती के साथ हम लोग आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसको और मजबूती लाना पड़ेगा ताकि गांव में ही रोज़गार पैदा हो। और सरकार कर रही है कि महिला समूह को, युवाओं को राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से, लेकिन उसको और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, इसमें हम लोग विचार करेंगे ताकि गांव के लोग गांव में ही रोज़गार पाएँ। शहर का जो विकास है वो तेज़ी से हो ताकि वहाँ रहने वाले लोगों को उसका लाभ मिल सके। ये राजेंद्र साहू साहब थे। साफ तौर पर इनके मनोविचारों को आप तक पहुंचाने के पीछे एक साफ तौर पर कांग्रेस की जो नीति है, रणनीति है, उसको तो बताना ही है। साथ साथ काउंटर सवाल भी हमने लेने की कोशिश की। सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और इन्हें गुस्सा बहुत कम आता है। मैंने बहुत सारे तीखे सवाल भी किए, लेकिन सारी सवालों के इन्होंने बहुत गंभीरता से जवाब दिए और आगे चाहते हैं जो कांग्रेस की स्थिति है वो मजबूत हो। कुछ इनके विचार हैं जो कांग्रेस पार्टी अगर अपनाए तो और अच्छी स्थिति हो सकती है। और साफ तौर पर इनका, जैसे कि हर एक राजनीतिक दल, जो विपक्ष की राजनीतिक दल का एक इल्ज़ाम रहता है कि जो सत्ताधारी तंत्र है वो कहीं ना कहीं दोषी है। हमारे ऊपर कोई दोष नहीं है। तो इन स्थितियों को रखते हुए ऐसी ही शख्सियतों से आपकी लगातार मुलाकात कराते रहेंगे। राजेंद्र साहू जी का ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? इस इंटरव्यू को ज़रूर शेयर करिएगा। अपनी कुछ बातें हैं जो आपके मन पे हैं, उन विचारों को, उन बातों को, उन सवालों को कमेंट बॉक्स से उसमें ज़रूर रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले से मैं हूं शशिकांत तिवारी।